चलो सूर्या भाऊ ने भी अपना ट्रेडिशन जारी रखा है टॉस हार गया। अच्छा, हालांकि केएल राहुल के कैप्टनसी में बहुत कुछ होता है, तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ यार। मुझे लगता है सारा गिल को तीनों फॉर्मेट के अच्छा है कि ओडीआई केएल राहुल को दो, टी20 सूर्या भाऊ और टेस्ट मैच गिल। पर हु इज धवल एंड पुनीत टू डिसाइड, ऐसा गंभीर बोलेगा। प्लीज प्लीज स्टे इन योर डोमेन, ऐसा बोल देगा। औकात का नया वर्ड लाया वो। मैं यहाँ पे बिग बॉस देख रहा हूँ, तो मैं देख के यही मुझे लग रहा है कि गंभीर को अब बिग बॉस में जाना चाहिए। वो सही में बहुत हिट रहेगा बिग बॉस में। इसकी वजह से बिग बॉस को टीआरपी भी मिल जाएगी और गंभीर को प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा अपना टैलेंट शोकेस करने का। सही है। और बस वहाँ पे कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट आ जाए जो धोनी का फैन, काफी सारे होंगे। पलाश से तो ज्यादा ही फेमस थी। पलाश की बहन भी इतनी फेमस नहीं है, मतलब है पर फ्यूचर कैप्टन भी बनी जाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और है हरमनप्रीत। नहीं, लेकिन अभी कैप्टन नहीं बना। नहीं, अभी टी20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे नहीं लगता हरमनप्रीत कंटिन्यू करेगी। हाँ, जो भी है, बट अभी स्मृति को कैप्टन नहीं बनना चाहिए। मतलब ये उसके पर्सनल लाइफ कैसे सोच रहा हूँ, अभी दिमाग में काफी कुछ चल रहा हूँ। हाँ, वो तो है। श्रीलंका वाले फंस जाएंगे उसके आउटबर्स्ट में। श्रीलंका वाले तो ऐसे कौन सा। नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि हमारे सभी फैंस को। और हम लोग एक और साप्ताहिक चर्चा, वीकली चर्चा में हाजिर हैं। इस वीक हमारा जो पिछले वीक हुआ एक्टिविटीज है उस पर फोकस रहेगा। मैं एक प्रीकैप कर देता हूँ। इंडिया अफ्रीका की ओडीआई सीरीज जो कंप्लीट हुई, एशेज का सेकंड टेस्ट मैच जो भी कंप्लीट हुआ, और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच हुआ लास्ट वीक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 3 हमारे पिछले वीक की पास्ट एक्टिविटीज का रहेगा। और इसके अलावा इस वीक का हमारा फोकस रहेगा इंडिया अफ्रीका की टी20 जो शुरू होने वाली है आज अभी से ही। और एशेज में क्या अब 5-0 की तरफ हम बढ़ चुके हैं, उस पर हम एक चर्चा करेंगे। बढ़ चुके हैं, वो बात करने की जरूरत ही नहीं है, बढ़ चुके हैं। ठीक है, बढ़ चुके हैं क्या? दे दो 5-0 दे दो ऑस्ट्रेलिया को। चलिए एशेज से शुरू करते हैं। आई थिंक नमस्ते पुनीत, स्वागत है आपका एक और इस एडिशन में। नमस्ते धवल, कैसे हैं आप? और जैसे मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में बात किया था कि धवल आपका और हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, तो आज चलो फाइनली काफी दिनों के बाद टाइमिंग मैच हुई है, तो आज अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीकेंड मैं नहीं रहा, कुछ कारण से बाहर गया था और फिर हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। पुनीत अभी भारत से बाहर हैं, तो बट फिर भी हम लोग टाइम जोन मैनेज करके आज ये अपना वीकली चर्चा वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसा आपने मेरे इंट्रोडक्शन में ही चर्चा में जिस पॉइंट पे आ गए, मैं उसी पे स्टार्ट करता हूँ। पहले तो एशेज का जो डे नाइट टेस्ट मैच हुआ उस पे मैं जल्दी से समरी दे देता हूँ कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी किया, और इंग्लैंड ने जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अपना शतक का अकाल जो पड़ गया था उसको तोड़ा, और उसकी बदौलत इंग्लैंड ने 334 का एक कंपेटिटिव टोटल बनाया जो मुझे अच्छा लग रहा था। पर पुनीत कन्विंस थे कि पिच अच्छी है तो अच्छा टोटल नहीं है, और पुनीत सही साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने लोअर ऑर्डर और सबके कंट्रीब्यूशन की मदद से 511 बनाए, और फिर तो इंग्लैंड 177 से पीछे था। सेकंड इनिंग में स्टोक्स ने और जैक्स ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, बट 241 वाज एनीवेज टू लेस, तो जस्ट 69 का टारगेट था, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने हेड बॉल के स्टाइल में आई थिंक विद इन 10 ओवर्स कर दिया था। और स्टीवन स्मिथ ने 9 बॉल में 23 रन बनाए थे, तो काफ़ी स्टेटमेंट और कमांडिंग विन रही। क्या आपका कहना है पुनीत इंग्लैंड के इस परफॉर्मेंस के बारे में? और जैसा मैंने पहले ही कहा था, क्या हम 5-0 को बढ़ गए हैं? उसका तो जवाब मुझे मिल गया है, मगर क्या आपका कहना है इंग्लैंड के इस परफॉर्मेंस के? स्किल की प्रॉब्लम है या क्वालिटी ही नहीं है, या टेम्परामेंट? क्वालिटी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप लाइनअप भी देखोगे तो उनकी लाइनअप में भी सारे मतलब फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 11 ऑलराउंडर भर भर के रखा हुआ है उन्होंने। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कौन बॉलर है कौन बैटर है। जोफ्रा आर्चर नंबर 11 पे बैटिंग करने आते हैं, बताइए। क्योंकि जोफ्रा आर्चर अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब उनसे बैटर है आगे गस एटकिंसन, वो भी ऑलराउंडर ही है। ब्रेंडन कार्स हमने देखा हुआ इंडिया की सीरीज में, उन्होंने काफी परेशान किया था हमको। तो मतलब ठीक है,
लेकिन टेस्ट मैच में ऑलराउंडर्स की इतनी जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर जोफ्रा आर्चर जैसा बैट्समैन बैटर मतलब प्लेयर है आपके पास निचले क्रम में, तो वो एक स्टेबिलिटी दे सकता है आपको, अगर कोई एंकर इनिंग्स को एंकर करे तो बॉलिंग काफी मतलब बॉलिंग काफी वीक वीक पड़ गई है। हालांकि पहले टेस्ट मैच में हमने देखा था कि 132 पे रोक दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन वो भी सारा काम जो है वो बेन स्टोक्स ही कर रहे थे। और इस मैच में भी देखेंगे आप तो बेन स्टोक्स ने मतलब विकेट लिए हैं, 3 विकेट लिए थे पहले इनिंग्स में। हाँ, तो मतलब उनको बॉलिंग में अभी करना पड़ेगा, पर मुझे पता नहीं मार्क वुड को क्या हुआ है, इंजर्ड है कि क्या है। वो एसएस से बाहर हो, हाँ वो एसएस से बाहर हो गए हैं, हमेशा मतलब इंडिया की सीरीज में भी नहीं थे वो। तो सेफ अज्यूम कि मार्क वुड का शायद टेस्ट करियर 36 साल की उम्र में अब वापसी नहीं दिख रही है। हाँ, तो मतलब वही है कि उनका जो पूल है, जो बेंच स्ट्रेंथ है, उसमें से अब उनको ढूंढना पड़ेगा वापस, एक टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये अब बहुत पुराना हो गया है उनका जो फॉर्मूला है बेसबॉल का। और बेसबॉल अगर आप करते हो तो आपको बॉलिंग में भी मदद मिलनी, बॉलिंग से भी मदद मिलनी चाहिए, जो उनको नहीं मिल रही है। अब मिचेल स्टार्क आके 77 रन बना दे रहे हैं, चलो 77 रन बनाए, पर 141 डिलीवरीज खेल रहे हैं वो। तो मतलब निचले क्रम का बल्लेबाज अगर आपको इतनी परेशानी दे रहा है, तो फिर आपको बहुत कुछ होमवर्क, बहुत कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और आपने एक चीज और देखा होगी, ऑस्ट्रेलिया ने 500 रन बनाए, लेकिन एक भी बैटर ने सेंचुरी नहीं बनाई, बताओ। वो भी एक अजीब सा और रिकॉर्ड, कोई सिंगल डिजिट में भी नहीं गया। और कोई सिंगल डिजिट में भी नहीं गया। तो मतलब बॉलिंग में काफी पीछे है इंग्लैंड। मेरे को लगता है कि वो लोग प्रिपेयर करके, प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी उनकी, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आने से पहले। और सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि कुछ खास हुआ है। तो अभी तो उनके पास जो स्क्वाड है उसी में उनको काम चलाना होगा, लेकिन आगे चल के उनको काफी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब भी ऐसा होता है तो ये पूरा वन साइडेड हो जाता है, जो मतलब मजा नहीं आता देखने में। हम उम्मीदें बहुत लगा के रखते हैं, लेकिन जैसा रिजल्ट जा रहा है वैसा ही रिजल्ट जाता है। मोस्टली देखा जाए तो एक मैच ड्रॉ होगा मेरे ख्याल से, 5-0 की बजाय 4-0 हो जाएगा, लेकिन जैसे खेल रहे हैं इंग्लैंड वाले, कोई उम्मीद नहीं थी। तो सेफ टू अज्यूम, आई नो कि ब्रेंडन मैकलम का 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की अपने टेन्योर में, मगर आप एक सच्चाई ये भी है कि ना ही वो अपने होम पे इंडिया या ऑस्ट्रेलिया को हरा पाए हैं, और अवे तो बहुत ही खराब तरीके से हारे हैं। इंडिया से भी 4-1 से हारे थे, और मुझे तो आशा अगर 4-1 से भी हारते हैं तो भी अच्छा होगा, पर अभी तो मेरे को एक भी जीत दिख नहीं रही है। तो क्या आप ये देख रहे हैं कि वो आए हैं तब से WTC साइकिल चालू हुआ है, मतलब वो WTC साइकिल में ही आए हैं। और इंग्लैंड इतनी बड़ी बातें करती है, इतना बड़ा एंडोर्समेंट करती है टेस्ट क्रिकेट का। चलो ठीक है, उनका खेलने का स्टाइल भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं लाती। वो हमेशा बॉटम 6 बॉटम 7 में ही रहते हैं वो, आप WTC पॉइंट टेबल पे देखा जाए तो। मतलब यही है, बातें बड़ी बड़ी करनी है और आउटकम कुछ नहीं है, रिजल्ट कुछ नहीं है। वो इंग्लैंड में जो एसेस होता है उसमें कमबैक करके 2 मैच बराबर कर लेते हैं, तो उसी में वो क्या कहते हैं, बड़े हो जाते हैं। घर पे तो चलो ठीक है, घर पे, लेकिन वही है कि एक मैच जीतते हैं और वो 10 मैच के बराबर दिखाते हैं कि भाई हमने क्या ही उखाड़ लिया। तो ऐसा कुछ है नहीं, उनको अब सच्चाई में आना पड़ेगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेले, जीत के लिए खेले, और थोड़ा जो अपना कॉम्बिनेशन है उस पर थोड़ा वर्क करें। मुझे लगता है इंग्लैंड को अगर इंस्पिरेशन लेना ही है तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दूर नहीं, न्यूजीलैंड में वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं जो हमें वेस्ट इंडीज ने दिया है। आई नो उनका भी टर्मोइल चल रहा है, मगर एक ऐतिहासिक ड्रॉ हासिल किया है। और एक समय तो मैं उस मैच का भी संक्षिप्त बता दूं स्कोर, ये मैच में आई थिंक अपना पहला मैच था क्राइस्टचर्च में हुआ था, न्यूजीलैंड 230 पे ऑल आउट हुआ, वेस्ट इंडीज ने 167 बनाए, फिर न्यूजीलैंड ने 466 पे डिक्लेयर किया और 531 का विशाल का स्कोर दिया, जो हमें कभी नहीं लगा कि वेस्ट इंडीज अचीव कर सकता है, मगर वेस्ट इंडीज ने बनाए 457 पे 6। जस्टिन ग्रीव्स का ऐतिहासिक डबल सेंचुरी, और रोज का भी 50 प्लस, वो भी 233 डिलीवरीज में, और साई होप का शतक। तो काफी सराहनीय परफॉर्मेंस रहा, और जो एक केक वॉक लग रहा था न्यूजीलैंड को कि 3-0 से जीतना कंफर्म है, वो सीरीज में ऑलरेडी एक मैच में ड्रॉ हो गया है और वेस्ट इंडीज सारा मोमेंटम लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इंग्लैंड, मुझे पता है ये शैली ऑफ क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं आप एग्री करते हैं कि बेसबॉल ने ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया इंग्लैंड पे? बेसबॉल से ज्यादा मुझे लगता है कि उनकी बातों ने ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया। कि वो बेन स्टोक्स जो आके बात करते हैं, या फिर ब्रेंडन मैकलम जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते हैं, तो वो अपने बात करते हैं तो बातों के प्रेशर में ही वो गिरते चले जा रहे हैं। इसके लिए
ऐसा हो रहा है मुझे लगता है। तो इंग्लैंड को काफी कुछ सोचना है। अगर आप जैसे पूछ रहे थे कि ब्रेंडन मैककलम का क्या करें, तो अब 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या कर सकते हैं। झेलना तो पड़ेगा इनको। 2027 तक तो कहीं और भी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो बात तो वो भी सेम रहेगी। ठीक है, अभी मैं आता हूँ। अभी न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की चर्चा की है, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों ने इस मैच को फॉलो तो नहीं किया होगा, बट मेरी नजर फाइनल डे पे पूरे समय स्कोर कार्ड पे थी। तो क्या कहना है आपका वेस्ट इंडीज का ये जुझारू परफॉर्मेंस के बारे में? वेस्ट इंडीज को ने काफी अच्छा, मतलब कहते हैं एक जवाब दिया है अपने क्रिटिक्स को। मतलब उसमें हम भी हैं और भी बहुत सारे हैं। और ये एक ऐसी टीम है जो हर टाइम कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज करती रहती है। कभी 37 पे ऑल आउट भी हो जाती है, कभी 2-3 दिन में इंडिया के सामने हार भी जाती है, पाकिस्तान में जाके हार जाती है। मतलब उन वो जब भी आती है तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये इसका तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया गई थी तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया था एकमात्र 30 मैच साल है के बाद। डे नाइट का जो ऑस्ट्रेलिया हारा है। हाँ, एकमात्र मैच जो ऑस्ट्रेलिया हराया उसमें हराया था ऑस्ट्रेलिया को। और अभी न्यूजीलैंड आई है तो न्यूजीलैंड में मतलब 531 का स्कोर तो मतलब चेस करने लायक तो था ही नहीं। लेकिन उन्होंने स्कोर ऐसा बनाया कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास आधा दिन या कुछ सेशन बचे होते तो शायद ये चेस भी हो जाता। हाँ, तो मतलब काफी पेशेंस दिखाया। और सबसे बड़ी तारीफ की बात कीमार रोज की करूंगा। चाहे होप तो चलो बैटर है तो चलो उनसे तो उम्मीद रहती है कि भाई वो अच्छा करेंगे और वो अच्छे प्लेयर है भी। लेकिन कीमार रोच ने जो 233 डिलीवरीज खेली, तो वो मतलब वो बहुत बड़ी बात है। और 180 रन की पार्टनरशिप की, जो मतलब फोर्थ इनिंग्स में 7 डाउन पे सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप पहली बार बनाया। तो मतलब वेस्ट इंडीज को इसी चीज को लेके आगे चलना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पहले टेस्ट मैच में इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने सब गुणगान गा रहे और वो चने के झाड़ पे चढ़ जाए, और दूसरा वाला जो रिजल्ट आता है सेम रिजल्ट आ जाए। तो मतलब दूसरे वाले में भले उनके फेवर में रिजल्ट आए ना आए, लेकिन ऐसी जो फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने पहले टेस्ट मैच में दिखाया है, वो दूसरे टेस्ट मैच में भी हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब हमारी निगाहें रहेंगी उस मैच पे बिल्कुल। काफी लोगों के साथ। कल से शुरू हो रहा है और कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं, और सिर्फ 3 दिन का ही टर्न अराउंड है, तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो इतना थक चुके हैं, वेस्ट इंडीज के पास काफी अच्छा मौका है। न्यूजीलैंड के 3 प्लेयर तो ऑलरेडी इंजर्ड हैं, तो काफी इनएक्सपीरियंस न्यूजीलैंड अटैक कल हमें दिखेगा। तो हु नोज, वेस्ट इंडीज आर इन फॉर हिस्ट्री, हम तो यही उम्मीद करते हैं। तो हमारी नजरें बनी रहेंगी इस कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच पे भी। चलिए घर पे आ जाते हैं। ओडीआई सीरीज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बट 2-1 से भारत ने अपने नाम किया। विराट कोहली विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट मैन ऑफ द सीरीज रहे। पिछले सीरीज में रोहित शर्मा ने हाईएस्ट रन्स बनाए थे, इस बार विराट कोहली की बारी है। जायसवाल का पहला शतक हुआ, ऋतुराज का भी शतक देखने को मिला, तो काफ़ी पॉजिटिव्स रहे। कुलदीप और अर्शदीप और हर्षित की काफ़ी अच्छी बॉलिंग रही लास्ट मैच में। प्रसिद्ध ने भी अच्छी बॉलिंग की। और साउथ अफ्रीका की तरफ से आई थिंक ब्रिस्गी ने कंटिन्यू किया अपना गोल्डन फॉर्म। ब्रिस्गी वाज वेरी गुड। यानसन ने अच्छी इनिंग खेली, और मुझे ब्रेविस की भी एक इनिंग याद आती है। तो आई नो कि ये सीरीज ज़्यादा लोग याद रखेंगे तो सिर्फ कोहली के लिए रखेंगे, बट क्या आप एज अ इंडियन अपनी ओडीआई सेटअप से खुश हैं? आपको लगता है कि काफ़ी अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, या अभी भी 1-2 गैप आपको दिख रहा है जो आपको बुमराह चाहिए हमको। बुमराह तो प्रसिद्ध की जगह ले लें या हर्षित की जगह ले लें, और एक हार्दिक आई थिंक। हाँ, और एक हार्दिक पांड्या चाहिए हमको। बाकी तो सारा सेटअप सही है। श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, शुभमन गिल आ जाएंगे, तो टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन एक बात और आपने देखी, केएल राहुल के कैप्टनसी में यशस्वी ने अपना पहला 100 लगाया, ऋतुराज ने लगाया। तो मतलब एक सीरीज को याद तो किया जाएगा रोको के लिए, खासकर कोहली के लिए। और जब से उनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए, वो नॉन कमिटल है, तो उसके बाद से 2 सीरीज हुई। पहले में रोहित शर्मा रहे मैन ऑफ द सीरीज, और दूसरे में कोहली रहते हैं। अब क्या ही कहना इनके। तो अब इसमें तो कोई सवाल नहीं उठने वाला कि भाई उनकी जगह बनती है नहीं बनती है। वो 2027 तक खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा ही फॉर्म रहा और ऐसे ही चलता रहा तो कोई डाउट ही नहीं। चलिए, काफी यादगार रहा इन दोनों के लिए और हम सब प्रशंसकों के लिए भी। एक जो चर्चा का विषय रहा वो ड्यू था, क्योंकि ईस्ट में सारे मैचेस थे, पहले 2 मैच, फिर साउथ में गए हम लोग कोस्टल इलाके में। तो ड्यू ने काफी तंग किया चेजिंग सेकंड बॉलिंग करने वाली टीम को। इंडिया 2 बार परेशान रहा और अफ्रीका 1 बार। तो टेंडेस कॉटे जो हमारे फील्डिंग कोच है, उन्होंने सजेशन दिया है कि 2 घंटे पहले, मतलब 1:30 की जगह 11:30 को स्टार्ट करना चाहिए। तो इफेक्टिवली वो 7:30-8 तक खत्म हो जाएगा, तो ड्यू का इफेक्ट कम रहेगा। बट क्या आपको लग रहा है टीआरपी और जो भी मीडिया राइट्स है उसको देखते हुए बीसीसीआई ये कदम उठा पाएगा, या आपको लगता है कि ड्यू की आदत डाल लेनी चाहिए? देखिए,
मैं तो सोच रहा था कि आजकल डे ओडीआईस क्यों नहीं होते। हम जब बच्चे श्रीलंका में थे, हाँ, जब हम बच्चे थे तब जब इंडिया इंडिया के मैचेस हुआ करते थे, इंडिया खेलती डे कुछ मैचेस, कुछ खेलता हाँ। था। हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुझे याद है, मतलब काफी सारे होते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होते थे। तो डे ओडीआईस क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर बॉलर्स को भी मदद मिलती है, सुबह का थोड़ा मॉइस्चर रहता है तो हमें थोड़ा स्विंग वगैरह देखने को मिलता है और बॉलर्स भी गेम में रहते हैं। तो बीसीसीआई को, हाँ ठीक है, टीआरपी के बारे में सोच रहे होंगे, स्टेडियम के बारे में सोच रहे होंगे। तो मुझे तो याद है कि जब हम बच्चे थे तो उस टाइम भी स्टेडियम भरे हुए ही रहते थे। स्टेडियम तो भर जाएंगे। हाँ, तो स्टेडियम तो अभी भी भर जाएंगे। और पहले तो क्या था कि खाली आप टीवी पे मैच देख सकते थे, लेकिन अब तो आप मोबाइल में देख सकते हैं। अब तो आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं मोबाइल मैच देखने के। हम खुद ऑफिस में बैठे रहते हैं तो हम मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं, मोबाइल पे या लैपटॉप पे लगे हुए रहते हैं। तो टीआरपी का तो सोचने का कोई वो है ही नहीं। मैच देखने वाला तो इंसान देखेगा ही, लेकिन उनको सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे पहले करने से बेटर है कि आप डे मैचेस ही करवा दीजिए। आपको क्या फर्क पड़ता है, डे हो। और वैसे भी ठंडी का मौसम है, चलो ठीक है, आप वीकडेज पे नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट सैटरडे संडे को तो कर ही सकते हैं। सैटरडे संडे को तो आपको जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और ठंडी का मौसम है तो लोग इसी बहाने धूप सेकने भी आ जाएंगे। हाँ, तो मतलब इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ड्यू अब काफी प्रिडिक्टेबल हो गया कि भाई आपने टॉस हार गए तो मतलब आप मैच हार गए। और इंडिया तो 20 मैचेस से वो जीत ही नहीं रहा था। तो यही चीज है कि अब इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को, आईसीसी को, कि किसी को भी एडवांटेज ना मिले किसी भी कंडीशन का। एक फेयर गेम हो और देखने में हम लोग को मजा आए। चलिए, हम लोग की यही उम्मीद है। आई थिंक मैं भी सहमत हूँ कि एक स्किल सेट से अगर कोई हरा रहा है आपको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर कंडीशन और टॉस पे अगर आप 80% मैच को ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी कंसर्न की बात है। तो आई थिंक जहाँ पे पॉसिबल हो ऐसा करना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को। मुझे याद है श्रीलंका में काफ़ी मैचेस अब भी ओडीआई की तरह होती हैं। बांग्लादेश भी अपने मैचेस को जल्दी, मेरे को याद है T20 वो 5:30 को खेलते हैं और ओडीआई वो 10:30 या 11 बजे स्टार्ट कर देते हैं। तो आई थिंक अगर ये सारे देश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ज़रूर अगली कुछ सीरीज़ जो भी हमारे यहाँ हो ये होना चाहिए। तो ये सारी बातें तो हमारी हो गई पिछले वीक के टेस्ट मैच की। अभी बात कर लेते हैं हम लोग इंडिया अफ्रीका के T20 से। इसमें हार्दिक और गिल वापस आ गए हैं, जो हमारे लिए पॉजिटिव है। गिल का थोड़ा सा सेटबैक हुआ था नेक इंजरी का, बट ही इज फाइन टू रिज्यूम। हार्दिक भी गिल वापस आए उसमें पॉजिटिव है, आर यू श्योर? क्योंकि गिल का जो बेस्ट 2 फॉर्मेट था उसमें तो वो इंजर्ड हो गए, और जो गिल का है ही नहीं एरिया उसमें वो आ रहे हैं वापस। डिबेटेबल रहेगा, मगर कहीं ना कहीं अब आप मान के चल रहे हैं कि वो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में है। तो मैं तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अब आप उनको मैं तो वीसी डायरेक्ट बनाने पे भी सहमत नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता था कि वीसी बना के आप अपने आप पे प्रेशर बना रहे हैं कि आपको उनको लेना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब से सर्टेनिटी नहीं थे। वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, बट वो वीसी बना के आपने उनको सर्टेन कर दिया है, तो वो मेरे बुक्स में नहीं थे। बट बीसीसीआई और सिलेक्शंस के बारे में तो मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है। मगर हार्दिक का आना आई थिंक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मेरे लिए, क्योंकि हार्दिक से हमें वो 2 ओवर आपके शुरुआत में मिल जाती हैं, और हार्दिक की वजह से जो हमारा बैटिंग में डेप्थ में जो फिनिशिंग पावर नहीं थी, सुंदर और ये सब जो हैं वो इतने कैपेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि हार्दिक काफ़ी, मैं एक्साइटेड हूँ कि हमें वर्ल्ड कप में हार्दिक तो चाहिए। तो आप इस T20 सीरीज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स भारत जीते ये तो प्राइमरी एक्सपेक्टेशन है, बट किन प्लेयर्स पे आपकी निगाहें होंगी? निगाहें तो सबसे पहले अभिषेक शर्मा पे ही रहेंगी कि वो कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे लेके जाते हैं। बाकी शुभमन गिल पे ऑफकोर्स रहेंगी, क्योंकि काफी डिबेटेबल रहा है उनका पोजीशन, और उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी भी नहीं है कि वो अपना जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई कर सके। उनको जो वीसी का जो पोजीशन मिला है टीम में, उसको भी वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। आप जस्टिफाई तभी करेंगे जब आप परफॉर्मेंस देंगे, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे, और 5 T20 आई है तो आपके पास काफी अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। तो उनके ऊपर तो रहेंगी ही रहेंगी। बाकी सूर्य कुमार अच्छे फॉर्म से नहीं आ रहे हैं, उनका फॉर्म लास्ट कुछ टाइम में काफी डाइसी रहा है। तो वर्ल्ड कप आने वाला है, और अगर आपका कैप्टन फॉर्म में आ जाए तो टीम जो है वो काफी, हाँ, सोने पे सुहागा हो जाएगी, और टीम काफी कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। तो ये 3 मेन प्लेयर हैं जिनके ऊपर निगाहें रही, जिनके परफॉर्मेंस के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि ये तीनों अच्छा परफॉर्म करें इंडिया के लिए। बाकी हार्दिक पांड्या आ रहे हैं तो देखा जाएगा कि इतने दिनों बाद वो खेलने आ रहे हैं तो उनके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं और कितना वो कर रहे हैं अच्छा।
ग्राउंड पे कि कैसे वो गेम को अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। और यही है, इन ये 3-4 प्लेयर हैं जिनके ऊपर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। बाकी बॉलिंग में तो आपके पास अर्शदीप है ही। बुमराह उनके भी हाँ, अर्शदीप है, बुमराह है, तो ये लोग तो मतलब इनका परफॉर्मेंस अच्छा ही रहना चाहिए और रहेगा भी, क्योंकि एक बैकबोन है। कुलदीप नहीं है तो वरुण चक्रवर्ती के ऊपर ज्यादा भार रहेगा स्पिन का, और अक्षर पटेल के पास भी अपना मौका है, अपना जो मतलब वो इतने मेन स्टे हैं T20 के, तो उनको भी उनके ऊपर लेकिन एक थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि वो ओडीआई में पहले थे, बाद में उनको नहीं रखा गया, तो शायद और वो पहले वाइस कैप्टन थे, और फिर अब उनको वाइस कैप्टन उन्होंने परफॉर्म किया, फिर भी उनको वाइस कैप्टनसी से हटा दिया। तो थोड़ा बहुत एक तो अंदर चलता ही है कि भाई मुझे भी कुछ करना है, नहीं तो मेरी भी जगह कोई, ये सुंदर बैठे हुए हैं, सुंदर भी है और वो गंभीर के काफी फेवरेट लग रहे हैं आजकल, तो क्या पता कभी भी तलवार चल सकती है। तो ये सब पे रहेंगी हमारी निगाहें, और हम आशा करते हैं कि एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट देखने को मिले और इंडिया के फेवर में। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछला वर्ल्ड कप जो T20 में हुआ था, इंडिया अफ्रीका ने फाइनल खेला था, तो अच्छा प्रैक्टिस है भारत के लिए कि अफ्रीका को खेल रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को खेले थे और न्यूजीलैंड अगले महीने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शुभ संकेत कुछ हो नहीं सकता था। हमने बात किया और शुभमन गिल आउट हो गए। हाँ, तो वही है कि उनका इंजरी से जो लॉन्ग कमबैक हुआ अच्छा नहीं रहा है। तो इस सीरीज से ज़्यादा हमारे प्लेयर्स में नजर रहेगी, क्योंकि पुनीत ने जैसा बोला है, आई थिंक वर्ल्ड कप ज़्यादा दूर नहीं है, 2 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, किन रोल्स पे, वो देखना है। शिवम दुबे एक प्लेयर हैं जिनको लॉन्ग रोप मिल रहा है, तो हाउ ही परफॉर्म्स वो भी एक अच्छी चर्चा का विषय रहेगा। तो चलिए, आई थिंक ये क्रिकेट पे हमारा ध्यान है, न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज पे हमारा ध्यान है। एशेज इस वीक नहीं है, तो इस वीक एशेज से आराम है, और अगले वीक ऑक्शन है, तो हम लोग एक अगला ये वीक का जो वीकली चर्चा करेंगे उसमें थोड़ी ऑक्शन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े बड़े ब्रैकेट्स में आ गए हैं, तो कौन से खिलाड़ी पे टीम जाएगी, कौन से पे नहीं जाना चाहिए, वो हम हर टीम का, जैसे हमने WPL का डिस्कस किया था, ऐसे ही करके आएंगे कि 5-5 टीम का हम एनालाइज करेंगे कि उनको क्या चाहिए, किन के पीछे वो भाग सकते हैं, और क्या उनके प्रोबेबल बाय आउट हो सकते हैं। तो उसकी चर्चा, और ये इंडिया अफ्रीका की सीरीज़ और न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट मैच, ये हमारा फोकस रहेगा अगले डिस्कशन में। मैं ख़त्म करूँ उससे पहले एनी क्लोजिंग रिमार्क्स पुनीत? मैं यही बताना चाहता था कि अभी मैंने पढ़ा कि हेजलवुड जो है वो पूरे एशेज से बाहर हो गए। गुड न्यूज फॉर इंग्लैंड, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बैड मिचेल न्यूज़ स्टार्क भी से है इंग्लैंड के लिए कि पैट कमिंस डिक्लेयर फिट हो गए हैं, तो पैट कमिंस विल मेक अ कमबैक। आई थिंक वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, तो इंग्लैंड के लिए अभी तक भी भारी जा रहा था समर, और अभी तो पैट कमिंस आर्ग्यूबली दी ग्रेटेस्ट, मतलब मिचेल स्टार्क और कमिंस की जोड़ी तो धुआंधार है रेड बॉल में, तो आई थिंक इंग्लैंड हैज देयर टास्क कट आउट। मिचेल स्टार्क तो बोलते हैं कि भाई ये टीम को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगा, चले मुझसे बैटिंग करवा लो, मुझसे बॉलिंग करवा लो, दोनों में मैं उसको छोड़ दूंगा। और बाकी यही है, आईपीएल में काफी सारे रिटायरमेंट्स हुए हैं लेजेंड्स के, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीकली चर्चा में। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद पुनीत जुड़ने के लिए। थोड़े टाइम बाद हुआ है तो हमें ट्रिविया तो याद नहीं है, बट ठीक है, मैं एक ट्रिविया पूछ लेता हूँ। इंडिया अफ्रीका के ट्रिविया याद है मुझे, याद है। तो ठीक है, पहले आप सवाल पूछ लो, जवाब दे दो, फिर मैं पूछता हूँ सवाल। आपने पूछा उस टाइम एसएस का पहला टेस्ट खत्म हुआ था और हेड ने 69 बॉल पे सेंचुरी लगाई थी, तो आपने पूछा था कि क्या ये फास्टेस्ट है या कि इससे भी किसी ने बनाई है एसएस में, तो उसका आंसर है हाँ, बनाई है, और वो कोई और नहीं, एडम गिलक्रिस्ट है, द लेजेंड, जिन्होंने 57 बॉल में सेंचुरी लगाई थी 2006-2007 एशेज में। वाओ, ये इंग्लैंड के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था वो एशेज होगा शायद। हाँ, वो वाला एशेज, इंग्लैंड में जो ऐतिहासिक एशेज हुआ था। ओह नाइस, मैंने गिलक्रिस्ट मन में सोचा था, बट मुझे नहीं पता था कि वही सही जवाब होगा, तो धन्यवाद पुनीत। आई थिंक इसका जवाब शायद काफी लोगों ने गैस तो सही किया होगा, बट उनको नहीं पता होगा कि 57 बॉल सी कौन सा वेन्यू था, कुछ पता है? वो वेन्यू मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आई थिंक मैं आज का ट्रिविया, अभी इंडिया अफ्रीका का फ्लेवर चल रहा है तो पूछ लेता हूँ कि इंडिया अफ्रीका के T20 मैचेस में जितने भी मैचेस हुए हैं, कौन हाईएस्ट स्कोरर रहा है फ्रॉम एनी साइड? तो कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जिन जैसे इंडिया अफ्रीका ने जितने भी मैचेस खेले हैं एक दूसरे के खिलाफ, हु इज दी हाईएस्ट स्कोरर, किसने सबसे ज्यादा रन बनाया इन दोनों के राइवलरीज में? मतलब
टोटल एग्रीगेट की इंडिविजुअल? टोटल एग्रीगेट। अच्छा, तो ठीक है, दो तीन नाम मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मेरे को भी पता नहीं है इसका सही जवाब, बट लेट्स सी, हम लोग अगली बार मिलेंगे तब तक कि ये जवाब क्या है इसका। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम फिर से मिलेंगे अगले वीक। धन्यवाद। ठीक है, बाय।